इस मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कोर्ट रूम से, जहां 1947 का समय दिखाया गया है। कटघरे में एक शांत और पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है जिसका नाम है एंडी डुफ्रेन। एंडी पोर्टलैंड के एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कम उम्र में ही उसने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया था। लेकिन आज उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन है। एंडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी, जो कि एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर था, की बेरहमी से हत्या करने का इल्जाम है। अभियोजक कोर्ट में पूरा वाकया सुनाता है कि उस रात एंडी ने शराब पी, अपनी रिवॉल्वर लॉड की और अपनी पत्नी के प्रेमी के घर के बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। वहां उसने पूरी रात इंतजार किया और फिर अंदर जाकर दोनों को गोली मार दी। एंडी शांत आवाज में अपनी सफाई देता है। वह कबूल करता है कि उस रात वह बहुत गुस्से में था, उसने शराब भी पी थी और वह अपनी पत्नी को डराने के लिए रिवॉल्वर लेकर वहां गया भी था। लेकिन उसका कहना है कि उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था। एंडी कहता है कि थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था, इसलिए वह अपनी रिवॉल्वर को पास की नदी में फेंक कर वापस घर आ गया था। जब वह गया तब तक उसकी पत्नी और उसका प्रेमी जिंदा थे, लेकिन कानून को सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं। नदी में पुलिस को एंडी की बंदूक कभी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, जिस रात यह खून हुआ, ठीक उसी रात एंडी की रिवॉल्वर के साइज की ही गोलियां उनकी छाती में उतारी गई थीं। जज एंडी की तरफ देखता है और फैसला सुनाते हुए कहता है कि एंडी को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के कत्ल के लिए अलग अलग 2 बार उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसे अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। कोर्ट रूम से कहानी सीधे शिफ्ट होती है शॉशैंक स्टेट पेनिटेंशियरी पर। यह मैन राज्य की सबसे पुरानी, बदनाम और सख्त जेलों में से एक है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एलिज रेड रेडिंग से। रेड एक अधेड़ उम्र का अश्वेत कैदी है जो पिछले 20 सालों से शॉशैंक में बंद है। रेड को इस जेल का सप्लायर माना जाता है। अगर किसी कैदी को जेल के अंदर कुछ भी चाहिए, सिगरेट, ताश के पत्ते या कोई खास सामान, तो रेड उसे सही कीमत पर स्मगल करके अंदर मंगवा सकता है। जेल के अंदर नए कैदियों का आना पुराना खेल है। पुराने कैदी हमेशा शर्त लगाते हैं कि नए कैदियों में से कौन सा कैदी पहली ही रात रोएगा या टूटेगा। एक दिन एक बस जेल के विशाल दरवाजों के अंदर आती है। बस में कई नए कैदी हथकड़ियों में जकड़े हुए बैठे हैं, जिनमें से एक एंडी डुफ्रेन भी है। गार्ड्स और पुराने कैदी बस के चारों तरफ इकट्ठा होकर नए कैदियों को चिढ़ाने लगते हैं, शोर मचाते हैं। एंडी बस की खिड़की से बाहर देखता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वह कहाँ आ चुका है। रेड एंडी को देखता है और अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि यह दुबला पतला बंदा पहली रात भी नहीं निकाल पाएगा और आज रात ही रोएगा। सारे नए कैदियों को कपड़े उतारकर नंगा किया जाता है, उन पर कीटाणुनाशक पाउडर छिड़का जाता है और फिर जेल की यूनिफॉर्म दी जाती है। तभी वहां एंट्री होती है वार्डन सैमुअल नॉर्टन और गार्ड्स के चीफ कैप्टन बायरन हेडली की। वार्डन नॉर्टन एक धार्मिक और बेहद कठोर इंसान है। वह नए कैदियों के सामने खड़े होकर कहता है कि इस जेल में 2 ही नियम हैं। पहला, अनुशासन, और दूसरा, बाइबल पर भरोसा। ईश्वर पर आस्था रखो, लेकिन तुम्हारा जिस्म अब मेरा है। इसके तुरंत बाद कैप्टन हेडली चेतावनी देता है कि यहाँ किसी भी तरह की गुंडागर्दी या रोना धोना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात होती है और शॉशैंक की बैरक में सन्नाटा छा जाता है। पुराने कैदी जानबूझकर अंधेरे में फुसफुसाते हैं और नए कैदियों का मजाक उड़ाते हैं ताकि वे डर जाएं। तभी एक नया मोटा कैदी घबरा जाता है। वह रोने लगता है और चिल्लाता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है और उससे कोई गलती हो गई है। उसके रोने की आवाज सुनकर कैप्टन हेडली अपनी लाठी लेकर आता है। वह सेल का दरवाजा खोलता है और उस बेबस कैदी को तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। अगली सुबह कैदियों को पता चलता है कि वह नया कैदी अस्पताल में दम तोड़ चुका है। एंडी यह सब चुपचाप देखता है। वह समझ जाता है कि शॉशैंक में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। रेड अपनी शर्त हार जाता है क्योंकि एंडी ने रात भर एक आंसू भी नहीं बहाया था। शुरुआत के 2 महीनों तक एंडी किसी से बात नहीं करता। वह जेल के मैदान में अकेला घूमता रहता है और जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाता रहता है। रेड उसे दूर से देखता रहता है और महसूस करता है कि एंडी दूसरे कैदियों से बहुत अलग है। एंडी के चलने और बात करने के तरीके में एक अजीब सा आत्मविश्वास और सुकून है। फिर एक दिन मैदान में धूप सेंकते समय एंडी पहली बार रेड के पास जाता है। एंडी बहुत ही शालीनता से रेड से अपना परिचय देता है और कहता है कि उसे एक रॉक हैमर चाहिए। रेड चौंक जाता है। रॉक हैमर पत्थरों को तराशने और आर काटने का एक छोटा औजार होता है। रेड को लगता है कि एंडी इससे जेल की दीवार तोड़कर भागने का प्लान बना रहा है या फिर इसे किसी पर हमले के लिए हथियार बनाएगा। रेड मना करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी मुस्कुराकर समझाता है कि यह औजार बहुत छोटा होता है, मुश्किल से कुछ इंच का। इससे कोई इंसान नहीं मारा जा सकता और न ही जेल की मोटी दीवारें काटी जा सकती हैं। एंडी बताता है कि उसे पत्थरों का शौक है और वह मैदान से मिलने वाले पत्थरों को तराश कर छोटी मूर्तियां या शतरंज की गोटियां बनाना चाहता है। एंडी की ईमानदारी और उसकी आंखों में शांति देखकर रेड मान जाता है। कुछ दिनों बाद रेड चुपचाप एक बाइबल के अंदर छिपाकर रॉक हैमर एंडी की कोठरी तक पहुंचा देता है। जब एंडी पहली बार उस छोटे से हैमर को देखता है तो वह समझ जाता है कि शॉशैंक की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इस छोटे से औजार से अगर कोई दीवार खोदने की कोशिश करे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। जेल में एंडी के लिए सब कुछ आसान नहीं था।
शॉशैंक में कैदियों का एक खूंखार गैंग था जिसे दी बॉग्स कहा जाता था, जिसका लीडर था बॉग्स डायमंड। ये गैंग नए और कमजोर कैदियों का शारीरिक और यौन शोषण करता था। एंडी को जेल की लॉन्ड्री में काम पर लगाया गया था, जहां ये लोग अक्सर एंडी को अकेला घेर लेते थे। अगले 2 सालों तक एंडी ने इन दरिंदों का सामना किया। वे एंडी को बार बार पीटते और उसके साथ दरिंदगी करते, लेकिन एंडी कभी उनके आगे नहीं झुका। जब भी वे उस पर हमला करते, एंडी मुकाबला करता, भले ही बदले में उसे अधमरा होना पड़ता। एंडी ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर बार अस्पताल से ठीक होकर बाहर आता, अपने कपड़े साफ करता और फिर से काम पर लग जाता। बॉग्स उसे तोड़ना चाहते थे, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि एंडी की आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता था। 1939 की वसंत ऋतु में एंडी की जिंदगी और शॉशैंक के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जेल प्रशासन को कैदियों की एक टीम चाहिए थी जो जेल की छत की ढलाई और डामर लगाने का काम कर सके। रेड अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके खुद को, एंडी को और अपने कुछ खास दोस्तों को इस काम में लगवा लेता है, क्योंकि छत पर काम करने से उन्हें बाहर की ताजी हवा मिलती। काम के दौरान कैप्टन बायरन हेडली अपने साथियों से चिल्लाकर अपनी पर्सनल जिंदगी की शिकायत कर रहा होता है। वह बताता है कि उसके भाई का देहांत हो गया है और वसीयत में उसे $35,000 मिले हैं, लेकिन सरकार उस पर इतना टैक्स ठोक रही है कि आधे से ज्यादा पैसा टैक्स में चला जाएगा। सभी कैदी चुपचाप काम कर रहे होते हैं और हेडली की बातें सुनकर डर रहे होते हैं। तभी एंडी अपनी बाल्टी नीचे रखता है और सीधे हेडली की तरफ बढ़ने लगता है। सारे कैदी सन्न रह जाते हैं। गार्ड्स अपनी बंदूकें तान लेते हैं। हेडली गुस्से में एंडी को देखता है और जब एंडी उससे उसकी पत्नी पर भरोसे के बारे में पूछता है तो हेडली का दिमाग घूम जाता है। वह एंडी की कॉलर पकड़ता है और उसे छत की मुंडेर पर ले जाकर लटका देता है। वह चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बात करने की, मैं तुझे अभी नीचे फेंक दूंगा। एंडी बिना डरे शांत आवाज में कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं तो आप उस पैसे को अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून के मुताबिक पति पत्नी के बीच दी गई गिफ्ट पर सरकार $1 भी टैक्स नहीं ले सकती। आपको $1 भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हेडली रुक जाता है और एंडी को वापस खींचता है। एंडी बताता है कि वह एक बैंकर रह चुका है और वह हेडली के सारे टैक्स पेपर्स मुफ्त में तैयार कर देगा। बदले में एंडी हेडली से अपने साथी कैदियों के लिए 3-3 बोतल ठंडी बियर मांगता है। हेडली थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है। अगले दिन छत पर काम करने वाले सभी कैदी आराम से बैठकर ठंडी बियर पी रहे होते हैं। एंडी ने उस दिन खुद बियर का एक घूंट भी नहीं पिया। वह बस कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन उसने सबको फिर से इंसान होने का एहसास कराया था। छत वाली घटना के बाद शॉशैंक जेल में एंडी की साख पूरी तरह बदल गई। अब कैप्टन हेडली और दूसरे गार्ड्स को समझ आ गया था कि एंडी काम का बंदा है, लेकिन दी बॉग्स गैंग अभी भी एंडी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात जब एंडी मूवी देखने के बाद वापस आ रहा था, बॉग्स और उसके गुर्गों ने एंडी को एक अंधेरे कोने में घेर लिया। एंडी ने हिम्मत दिखाई और बॉग्स के चेहरे पर दांत गड़ा दिए। बॉग्स ने एंडी को इतनी बेरहमी से पीटा कि एंडी 1 हफ्ते तक अस्पताल में कोमा जैसी हालत में रहा। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। कैप्टन हेडली एंडी के काम से खुश था और उसे बॉग्स की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब बॉग्स अपनी सेल में अकेला था, हेडली अपनी भारी लाठी लेकर अंदर घुसा। हेडली ने बॉग्स को इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बॉग्स दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। उस दिन के बाद किसी भी कैदी ने एंडी डुफ्रेन को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद वार्डन नॉर्टन ने एंडी को लॉन्ड्री की भारी मजदूरी से हटाकर जेल की लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दिया। जेल की लाइब्रेरी का इंचार्ज एक बुजुर्ग कैदी था जिसका नाम था ब्रूक्स हैटलन। ब्रूक्स 1905 से यानी पिछले 40 से ज्यादा सालों से शॉशैंक में बंद था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था जिसने जेल की लाइब्रेरी में एक छोटा सा घोंसला बना रखा था और एक कौवे के बच्चे को पाल रखा था। एंडी का असली काम सिर्फ किताबें संभालना नहीं था। दरअसल वार्डन और जेल के गार्ड्स एंडी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न, बच्चों के कॉलेज फंड और इंश्योरेंस के कागजात बनवाने लगे थे। देखते ही देखते पास की दूसरी जेलों के गार्ड्स भी अपना टैक्स भरवाने एंडी के पास आने लगे। एंडी लाइब्रेरी के एक कोने में अपनी टेबल लगाकर बैठता और गार्ड्स की कतार लगी रहती। लेकिन एंडी का सपना कुछ और था। वह शॉशैंक की टूटी फूटी लाइब्रेरी को बड़ा बनाना चाहता था ताकि कैदी वहां बैठकर पढ़ाई कर सकें और अपनी जिंदगी बदल सकें। उसने वार्डन से नई किताबों और फंड्स के लिए बजट मांगा, लेकिन वार्डन ने साफ मना कर दिया। एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने स्टेट काउंसिल को हर हफ्ते खत लिखना शुरू कर दिया जिसमें उसने जेल की लाइब्रेरी के लिए किताबों और पैसों की मांग की। गार्ड्स उसका मजाक उड़ाते थे कि सरकार जेल के कैदियों को किताबें क्यों देगी, लेकिन एंडी बिना रुके हर हफ्ते खत पोस्ट करता रहा। पूरे 6 साल तक लगातार हर हफ्ते खत लिखने के बाद 1955 में आखिरकार सरकार झुक गई। एक दिन लाइब्रेरी में सरकार की तरफ से कई सारे बक्से आए जिनमें ढेरों
दर्जनों पुरानी किताबें, सामान और ग्रामोफोन के साथ कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स थे। एंडी बक्सों को खंगालता है और उसे ओपेरा म्यूजिक का एक रिकॉर्ड मिलता है। एंडी दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। उस समय गार्ड्स का इंचार्ज टॉयलेट में गया हुआ था। एंडी रिकॉर्ड प्लेयर चालू करता है, स्पीकर को चालू करता है और माइक को जेल के मेन लाउड स्पीकर सिस्टम से जोड़ देता है। अगले ही पल मोजार्ट का सुरीला ओपेरा संगीत पूरी शॉशैंक जेल के आंगनों, बैरकों और कमरों में गूंजने लगता है। जेल के सारे कैदी जहां खड़े थे वहीं थम जाते हैं। वे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत संगीत सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जेल की ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें पल भर के लिए गायब हो गई हों। वार्डन नॉर्टन गुस्से में बदहवास होकर भागता हुआ आता है। वह खिड़की का शीशा तोड़कर एंडी को गाना बंद करने को कहता है, लेकिन एंडी दरवाजे के पार खड़ा होकर बस मुस्कुराता है और वॉल्यूम और बढ़ा देता है। इस जुर्रत के लिए एंडी को 2 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब एंडी बाहर आता है तो वह अपने दोस्तों को समझाता है कि म्यूजिक आपके दिल और दिमाग में होता है, इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसे जेल की दीवारें भी कैद नहीं कर सकती। 1946 में 50 साल जेल में बिताने के बाद बुजुर्ग ब्रूक्स हैटलन को पैरोल मिल जाती है, लेकिन यह खबर सुनकर ब्रूक्स खुश होने की बजाय बुरी तरह डर जाता है। वह इतना घबरा जाता है कि वह एक दूसरे कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है ताकि उसकी पैरोल रद्द हो जाए और वह जेल में ही रहे। एंडी और रेड उसे समझा बुझाकर शांत करते हैं। रेड सबको समझाता है कि जब आप इतने सालों तक जेल में रहते हैं तो आपको इन दीवारों की आदत पड़ जाती है। इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना कहते हैं। ब्रूक्स जेल के अंदर एक पढ़ा लिखा और इज्जतदार इंसान था, लेकिन बाहर की दुनिया में वह बस एक लाचार बूढ़ा था। ब्रूक्स रोते हुए अपने पालतू कौवे को खिड़की से आजाद कर देता है और भारी मन से शॉशैंक से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया 50 सालों में पूरी तरह बदल चुकी थी। गाड़ियां तेज दौड़ रही थीं, लोग तेजी से भाग रहे थे। सरकार ब्रूक्स को एक छोटे से कमरे में ठहराती है और एक ग्रोसरी स्टोर में बैग पैक करने की नौकरी देती है। ब्रूक्स रात को अकेले कमरे में डरता है। उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है कि वह इस नई दुनिया के लायक नहीं है। एक दिन वह अपने कमरे की लकड़ी की बीम पर चाकू से उकेर कर लिखता है, ब्रूक्स वाज हियर, और फिर वह अपने सूट का कोट पहनकर मुस्कुराते हुए गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लेता है। जब यह खबर शॉशैंक पहुंचती है तो कैदियों का दिल टूट जाता है। समय बीतता जाता है और 1960 का दशक आ जाता है। वार्डन नॉर्टन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसके तहत वह कैदियों से जेल के बाहर सड़क बनाने और कंस्ट्रक्शन का काम मुफ्त में करवाता है। इससे बाहर के प्राइवेट ठेकेदारों का धंधा ठप होने लगता है। वे ठेकेदार वार्डन नॉर्टन को रिश्वत देने आते हैं ताकि वार्डन अपनी बोली वापस ले लें। नॉर्टन लाखों डॉलर की रिश्वत खाने लगता है और इस पूरे काले धन का हिसाब किताब एंडी रख रहा था। एंडी नॉर्टन के पैसों की हेराफेरी को इतने शातिर तरीके से छुपाता है कि कागजों पर कोई भी पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती थी। एंडी एक काल्पनिक इंसान रैंडल स्टीफेंस का जन्म देता है। एंडी ने रैंडल के नाम से नकली सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइवर लाइसेंस और बैंक अकाउंट्स बनवा लिए थे। नॉर्टन का सारा काला धन रैंडल स्टीफेंस के नाम से अलग अलग बैंकों में जमा हो रहा था। एंडी रेड को बताता है कि अगर कभी जांच होगी तो पुलिस रैंडल स्टीफेंस को खोजेगी, जो कि असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। 1965 में शॉशैंक जेल में एक नया युवा कैदी आता है जिसका नाम है टॉमी विलियम्स। टॉमी एक नौजवान चोर है जो छोटी मोटी चोरियों के जुर्म में जेल आता रहता है। टॉमी दिल का बहुत साफ है। उसकी एक पत्नी और छोटी बेटी है। वह पढ़ना लिखना नहीं जानता और अपनी लाइफ सुधारना चाहता है। एंडी टॉमी की मदद करने का फैसला करता है और दिन रात मेहनत करके टॉमी को पढ़ना लिखना सिखाता है। एक दिन जब टॉमी को पता चलता है कि एंडी किस जुर्म में जेल में है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। टॉमी एंडी और रेड को एक कोने में ले जाता है और बताता है कि जब वह अपनी पिछली जेल में था तो उसकी कोठरी में एक सिरफिरा खूनी बंद था जिसका नाम था एल्मो ब्लाच। एक रात वह शेखी बघार रहा था कि उसने कैसे एक गोल्फ प्रो और उसकी प्रेमिका को घर में घुसकर मार डाला था और उसका इल्जाम उस लड़की के बैंकर पति पर आ गया था। यह सुनते ही एंडी के होश उड़ जाते हैं। 19 सालों बाद एंडी को अपनी बेगुनाही का पक्का सबूत मिल गया था। एंडी तुरंत वार्डन नॉर्टन के पास जाता है और केस दोबारा खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन नॉर्टन जानता था कि अगर एंडी रिहा हो गया तो वह बाहर जाकर नॉर्टन के सारे काले कारनामों और घोटाले का पर्दाफाश कर देगा। नॉर्टन एंडी को खोना नहीं चाहता था। जब एंडी जोर देता है तो नॉर्टन गुस्से में लाल हो जाता है और एंडी को 2 महीने के लिए फिर से अंधेरी काल कोठरी में बंद करवा देता है। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में वार्डन नॉर्टन टॉमी को जेल के मैदान में मिलने बुलाता है। नॉर्टन टॉमी से पूछता है कि क्या वह एंडी के लिए कोर्ट में सच बोलने को तैयार है। टॉमी बिना डरे हाँ कह देता है। नॉर्टन अपनी सिगरेट नीचे गिराता है और यही इशारा मिलते ही जेल की टावर पर खड़ा कैप्टन हेडली राइफल से टॉमी पर गोलियां चला देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगली सुबह नॉर्टन झूठी खबर फैलाता है कि टॉमी भागने की
की कोशिश कर रहा था। नॉर्टन काल कोठरी में एंडी के पास जाकर धमकी देता है कि अगर उसने अब कभी बाहर जाने की बात की तो वह लाइब्रेरी को जला देगा और उसे कभी बाहर नहीं निकलने देगा। जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो वह पूरी तरह से टूटा हुआ लगता है। वह रेड से बात करता है और कहता है कि मेक्सिको में एक छोटी सी जगह है जिहुआतानेजो। वह प्रशांत महासागर के किनारे एक छोटा सा कस्बा है। वह अपनी बाकी की जिंदगी वहीं अपनी एक पुरानी किश्ती को ठीक करके बिताना चाहता है। एंडी रेड से एक वादा लेता है कि अगर रेड कभी बाहर निकले तो वह बक्सटॉन के पास वाले मैदान में जाए, जहाँ एक बड़े ओक के पेड़ के पास पत्थर की दीवार के नीचे एक काला चमकीला पत्थर रखा होगा जिसके नीचे रेड के लिए कुछ छुपाया गया है। उस शाम एंडी अपने एक साथी कैदी से 6 फीट लंबी मजबूत रस्सी मांगता है, जिससे उसके दोस्त डर जाते हैं कि कहीं वह खुदकुशी न कर ले। अगली सुबह गिनती के समय एंडी अपनी कोठरी में नहीं मिलता। जेल में सायरन बजने लगते हैं। वार्डन नॉर्टन गुस्से में तिलमिलाते हुए एंडी की सेल में पहुंचता है। वह दीवार पर टंगे रीटा हैवर्थ के बड़े से पोस्टर की तरफ एक पत्थर फेंकता है। पत्थर पोस्टर से टकराकर रुकता नहीं, बल्कि पोस्टर को फाड़ते हुए दीवार के पार चला जाता है। नॉर्टन पोस्टर को फाड़ता है और पोस्टर के पीछे दीवार में एक बहुत बड़ा गोल सुराख दिखता है। यहाँ 19 सालों का सबसे बड़ा राज खुलता है। जब एंडी ने 19 साल पहले रॉक हैमर मंगवाया था तो उसने देखा था कि कोठरी की दीवार का कंक्रीट कमजोर है। एंडी ने उसी दिन से रोज रात को अपनी कोठरी की दीवार खोदना शुरू कर दिया था। वह निकाले गए मलबे को अपनी जेबों में भरकर रोज सुबह जेल के मैदान में चुपचाप गिरा देता था। उसने दीवार के उस छेद को छुपाने के लिए बड़ा पोस्टर टांग रखा था। उस तूफानी रात एंडी ने नॉर्टन के जूते पॉलिश किए, उसके सूट को प्रेस किया और उसके सारे टैक्स के ओरिजिनल कागजात अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिए। उसने नॉर्टन की फाइलों की जगह अपनी पुरानी बाइबल नॉर्टन की तिजोरी में रख दी। बारिश और बिजली कड़कने के दौरान एंडी दीवार के छेद से बाहर निकला। दीवार के पीछे जेल की सीवर पाइप जा रही थी। एंडी ने बिजली के कड़कने की आवाज के साथ पत्थर मारकर सीवर पाइप तोड़ी और आधे किलोमीटर तक इंसानी गंदगी से भरी पाइप में रेंगता हुआ बाहर निकला। एंडी नदी में गिरता है। तूफानी बारिश में आजाद हवा में सांस लेता है और अपने कपड़े फेंक कर जश्न मनाता है। अगली सुबह एंडी नॉर्टन के जूते और सूट पहनकर बैंक पहुंचता है। वह खुद को रैंडल स्टीफेंस बताता है और नॉर्टन का जमा कराया सारा काला धन लगभग $370,000 कैश और चेक के रूप में निकाल कर ले जाता है। साथ ही वह शॉशैंक जेल के भ्रष्टाचार के सारे सबूत अखबार के दफ्तर पोस्ट कर देता है। पुलिस और प्रेस की गाड़ियां शॉशैंक जेल को घेर लेती हैं। कैप्टन हेडली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नॉर्टन अपने केबिन में बंद होकर अपनी तिजोरी खोलता है। वहाँ सिर्फ एंडी की पुरानी बाइबल रखी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि मुक्ति बाइबल के अंदर ही है। एंडी ने बाइबल के पन्नों को काटकर ही उसके अंदर रॉक हैमर छुपाया था। पुलिस के पहुंचते ही नॉर्टन खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ महीनों बाद रेड की 40 साल पूरे होने पर पैरोल मंजूर हो जाती है। 40 साल बाद रेड जेल से बाहर आता है। उसे भी उसी कमरे में ठहराया जाता है जहां ब्रूक्स रहता था और उसी दुकान में काम मिलता है। रेड भी बाहर की दुनिया से डरने लगता है, लेकिन उसे एंडी से किया वादा याद था। रेड बस में बैठकर बक्सटॉन की तरफ निकल पड़ता है। वह खेतों में चलता हुआ उस विशाल ओक के पेड़ तक पहुंचता है और पत्थर की दीवार के नीचे से वह काला पत्थर हटाता है। वहाँ दबा हुआ लोहे का डिब्बा मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एंडी का खत था। खत में लिखा था कि उम्मीद एक अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी मरती नहीं। रेड तुरंत अपनी नौकरी छोड़ता है और बिना इजाजत सीमा पार करके मेक्सिको की तरफ निकल पड़ता है। रेड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह सीमा पार कर पाएगा, अपने दोस्त से मिल पाएगा और प्रशांत महासागर उतना ही नीला होगा जितना उसने सपनों में देखा था। कैमरा मेक्सिको के खूबसूरत जिहुआतानेजो के नीले समंदर के तट पर ले जाता है। सफेद रेत पर एंडी अपनी पुरानी नाव को पेंट कर रहा है। दूर से रेड को आते देखकर एंडी के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। नीले समंदर की लहरों के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।